नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं गणित शिक्षण शास्त्र के 70 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। यहां पर आपको टोटल 70 प्रश्न मिलेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, चाहे वो सीटेट एग्जाम हो, एमपीटेट एग्जाम हो या फिर सुपर टेट एग्जाम हो, सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, वन लाइनर क्वेश्चन हैं। तो आपको स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है और अंत में हमें ज़रूर बताना है कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। अच्छा लगे तो लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। साथ ही साथ अभी तक आपने हमारे सेकंड चैनल मेरा घर मेरा स्कूल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको कक्षा 6 से लगाकर 12वीं तक जितनी भी एनसीईआरटी बुक है उन सभी का सोल्यूशन वहाँ पर मिल जाएगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एक बार चेक कर लीजिएगा। साथ में यदि आप वर्ग 3 व सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के लिए आप परीक्षा एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी ऐप है, तो आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। मैंने भी इसका इस्तेमाल किया है, काफ़ी अच्छे प्रश्न देते हैं ये। तो कुछ टेस्ट सीरीज आपको फ्री में यहाँ पर उपलब्ध होगी और कुछ टेस्ट सीरीज ऐसी होगी जो चार्जेबल होगी। जो चार्जेबल होगी दोस्तों, उसके लिए भी यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ क्या करना है। जो चार्जेबल टेस्ट सीरीज होगी दोस्तों, वहाँ पर आपको इस कूपन कोड का यूज़ करना है, स्टडी DK50। यदि आप वहाँ पर यूज़ करते हैं तो आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। उदाहरण के तौर पर कोई टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पर 100 रुपये में उपलब्ध होगी, तो जैसे ही आप वहाँ पर टेस्ट सीरीज को खरीदेंगे तो 50% आपको रिटर्न मिल जाएगा, यानी 50% का आपको वहाँ पर डिस्काउंट मिल जाएगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एक बार चेक कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है। देखिए, प्रश्न तो हमारे यहाँ पर वन लाइनर ही हैं, लेकिन यहाँ पर आपका आकलन कर पाएंगे। प्रश्न को पढ़ने के बाद में ही यहाँ पर उत्तर दिखाया जाएगा, यानी कि उत्तर को छुपा दिया गया है ताकि आप यहाँ पर सोच सके कि इसका आंसर क्या होगा। टोटल 70 प्रश्न हो जाएं तब आप बता सकते हैं कि इन 70 प्रश्न में आपको कितने नंबर आए। तो पहला प्रश्न है आज का, सूत्र की रचना के लिए सर्वोत्तम विधि कौन सी। यहाँ पर देखिए सर्वोत्तम विधि पूछी गई है सूत्र की रचना के लिए, तो याद रखिएगा आगमन विधि। सूत्र की रचना के लिए जो सर्वोत्तम विधि होगी वो आगमन विधि होगी। शून्य का प्रयोग सबसे पहले किसने किया। देखिए, इस प्रश्न को दो तरीके से पूछा जाता है। शून्य का प्रयोग सबसे पहले किसने किया और शून्य का आविष्कार किसने किया। दोनों प्रश्न मिलते जुलते हैं लेकिन इसका आंसर अलग अलग होगा। देखिए, यदि एग्जाम में पूछे कि शून्य का प्रयोग सबसे पहले किसने किया तो वो ब्रह्मगुप्त ने किया था, और यदि एग्जाम में पूछे कि शून्य का आविष्कार किसने किया था तो वो आर्यभट्ट के द्वारा किया गया था। आगे प्रश्न आएगा तो ध्यान रखिएगा। साथ में आपको लास्ट में एक प्रश्न में मिलेगा जिसका आंसर आपको क्यूज के तौर पर देना पड़ेगा, तो कमेंट्स के माध्यम से उसका आंसर आपको लास्ट में देना है। तो यहाँ पर तीसरा प्रश्न है, अज्ञात से ज्ञात की ओर कौन सी विधि होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखिएगा वो है निगमन विधि। निगमन विधि में अज्ञात से ज्ञात की ओर बढ़ा जाता है। चलिए, किस विधि में उदाहरण सबसे पहले दिया जाता है। यहाँ पर आपको बताना है वो कौन सी विधि है जिसमें उदाहरण सबसे पहले दिया जाता है, तो वो है आगमन विधि। यदि प्रश्न में पूछे कि किस विधि में नियम सबसे पहले दिए जाते हैं तो वो है निगमन विधि। देखिए, यहाँ पर आप इस ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं। आ और ऊ में ज़्यादा फर्क नहीं है, तो यहाँ पर आप आ और ऊ से याद कर सकते हैं उदाहरण, और आ से आगमन विधि। और नियम और निगमन विधि शुरू में आपका जो अक्षर होगा वो ना होगा, तो ना से नियम होगा और ना से नियम होगा। तो आप इसको साधारण तौर पर याद कर सकते हैं कि किस विधि में उदाहरण सबसे पहले दिया जाता है तो वो आगमन विधि है, और किस विधि में नियम सबसे पहले दिया जाता है तो वो निगमन विधि है। तो इस बात का ध्यान आपको रखना है। चलिए, मनुष्य के जीवन की गतिविधियों में गणित का सर्वाधिक उपयोग होता है। कहाँ पर होता है मनुष्य के जीवन की गतिविधियों में गणित का सर्वाधिक उपयोग, तो ये होता है सामाजिक कार्य में और आर्थिक कार्य में। तो ये मनुष्य के जीवन की जो गतिविधियों में गणित का सर्वाधिक उपयोग होता है वो सामाजिक और आर्थिक में होता है। निम्न कक्षाओं के लिए उपयोगी विधि। यहाँ पर देखिए, निम्न कक्षाओं के लिए उपयोगी विधि के बारे में पूछा गया है, तो राइट आंसर होगा आगमन विधि। आगमन विधि निम्न कक्षाओं के लिए उपयोगी विधि होगी। विशिष्ट से सामान्य की ओर कौन सी विधि होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा ये आगमन विधि है। आगमन विधि विशिष्ट से सामान्य की ओर होती है। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पर त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग आपको बताना है कितना होता है, तो याद रखिएगा ये 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। चलिए,
पंचभुज के सभी अंतः कोणों का योग कितना होता है? देखिए अभी हमने जाना कि त्रिभुज के सभी अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, लेकिन यहाँ पर पंचभुज के सभी अंतः कोणों का योग पूछा गया है, तो राइट आंसर होगा 540 डिग्री। याद रखिएगा, पंचभुज के सभी अंतः कोणों का योग 540 डिग्री होगा। चलिए, विभाजन ई का उपयोग किसके लिए किया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विभाजन ई का प्रयोग के बारे में या फिर उपयोग के बारे में पूछा गया है। ये किसके लिए किया जाता है? तो ये रेखाखंड की लंबाई मापने हेतु किया जाता है विभाजन ई का उपयोग। यहाँ किसने कहा कि गणित सभी विज्ञानों का द्वार व कुंजी है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी सरल भी। काफ़ी बार आपने इस प्रश्न को पढ़ा होगा। वैसे तो मैंने गणित के जितने भी कथन हैं वो एक ही वीडियो में ले लिए हैं, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। तो यहाँ पर पूछा गया है कि यहाँ किसने कहा है कि गणित सभी विज्ञानों का द्वार व कुंजी है? तो ये रोजर बेकन के द्वारा कहा गया कथन है। सांख्यिकी में प्रसारण का विश्लेषण नामक विधि किसके द्वारा दी गई है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सांख्यिकी में प्रसारण का विश्लेषण नामक विधि किसके द्वारा दी गई है? तो ये फीसर के द्वारा दी गई है। सांख्यिकी में प्रसारण का विश्लेषण नामक विधि। गणित के मानसिक सिद्धांत के जन्मदाता माने जाते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको पता होना चाहिए कि गणित के मानसिक सिद्धांत के जन्मदाता किसे माना जाता है? तो याद रखिएगा, ये प्लेटो को माना जाता है गणित के मानसिक सिद्धांत के जन्मदाता। चलिए, अगला प्रश्न है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है? जहाँ तक मुझे लगता है आप सभी को पता होगा कि सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है वो 2 है। जो विद्यार्थी एक समझते हैं कि एक अभाज्य संख्या क्यों नहीं है, तो मैं आपको बता देता हूँ। एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। एक प्राकृत संख्या है। याद रखिएगा, प्राकृत संख्या के बारे में पूछे तो 1 होगा, और भाज्य संख्या के बारे में पूछे सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है, तो वो 4 होती हैं। अभाज्य संख्या कौन सी होती हैं? 2 होती हैं। अब भाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले अभाज्य संख्या के बारे में जानते हैं। जो 1 के अतिरिक्त और किसी भी प्राकृत संख्या से विभाजित ना हो उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। और 2 ऐसी ही अभाज्य संख्या है जो किसी भी प्रकार से या फिर किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होगी। बात करते हैं भाज्य संख्या की। भाज्य संख्या वह संख्या है, उस संख्या को कहते हैं जो 1 और स्वयं के अलावा किसी भी दूसरी संख्या से विभाजित ना हो। जैसे कि 4, 6, 8, 10, 12 ये क्या है? ये भाज्य संख्या के अंतर्गत आती है। यहाँ पर आप बोलेंगे कि सर 1, 2, 3 इनमें से भी तो ऐसी संख्या हो सकती हैं जो भाज्य है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ना तो 1 में किसी संख्या का भाग जाएगा, ना 2 में, ना ही 3 में। तो ये तीनों ही क्या है? भाज्य संख्या के अंतर्गत नहीं आएगी। अभाज्य संख्या 2 होती हैं और भाज्य संख्या 4 होती हैं, और एक प्राकृत संख्या है। इन 3 बातों का ध्यान आपको रखना है। चलिए, गणित में हासिल लेने की प्रक्रिया किसके द्वारा दी गई है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा, ये श्रीधर के द्वारा दी गई है। गणित में हासिल लेने की प्रक्रिया। जीवन की किस गतिविधि में गणित का सर्वाधिक प्रयोग होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये जीवन के बारे में पूछा गया है। तो ये आर्थिक गतिविधि, जीवन की आर्थिक गतिविधि में गणित का सर्वाधिक प्रयोग होता है। गणित शिक्षण की सहायक दृश्य सामग्री क्या होती है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। सहायक दृश्य सामग्री के बारे में पूछा गया है गणित शिक्षण में। तो श्यामपट्ट भी होता है, मॉडल भी होता है और चार्ट भी होता है। ये तीनों ही गणित शिक्षण की सहायक दृश्य सामग्री के अंतर्गत आती है। चलिए, गणित को रोचक, सुग्राही एवं सरल बनाने के लिए आवश्यक है। किसकी आवश्यकता है? तो ये प्रभावशाली मनोविज्ञान की आवश्यकता होती है गणित को रोचक, सुग्राही एवं सरल बनाने के लिए। तो यहाँ पर प्रभावशाली मनोविज्ञान हमारा राइट आंसर होगा। चलिए, मैथमेटिक्स सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा, ये प्रोफेसर BN प्रसाद के द्वारा स्थापना की गई थी मैथमेटिक्स सोसाइटी की। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा इन प्रश्नों पर। प्राथमिक कक्षाओं में गिनती सिखाने के लिए किसका प्रयोग उपयुक्त होता है? यहाँ पर देखिए, साधारण सा प्रश्न है, आप सभी को पता होगा कि प्राथमिक कक्षाओं में गिनती सिखाने के लिए अबेकस का प्रयोग उपयुक्त होता है।
कौन सी विधि में छात्र अधिक सक्रिय रहते हैं एवं इसके द्वारा नवीन तथ्यों की खोज की जाती है। यहाँ पर आपको बताना है वो कौन सी विधि है जिसमें छात्र अधिक सक्रिय रहते हैं, साथ ही इसके द्वारा नवीन तथ्यों की खोज की जाती है। तो वहाँ विधि प्रयोगशाला विधि है। इसमें छात्र अधिक सक्रिय रहते हैं और इसके द्वारा नवीन तथ्यों की खोज की जाती है। 10 गीतिका, इसके बारे में आप सभी को पता होगा। 10 गीतिका गणित ग्रंथ के लेखक कौन है? तो ये आर्यभट्ट है। आर्यभट्ट के द्वारा 10 गीतिका लिखी गई है, यानी कि 10 गीतिका गणित ग्रंथ के लेखक कौन होंगे? आर्यभट्ट होंगे। प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षा का महत्व होता है। यहाँ पर देखिए ध्यान देने वाली बात है कि पूछा क्या गया है, प्राथमिक स्तर पर पूछा गया है कि प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षा का महत्व होता है, तो ये व्यवहारिक होता है। याद रखिएगा, प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षा का महत्व व्यवहारिक होता है। सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री है, तो याद रखिएगा ये प्रत्यक्ष अनुभव है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री के बारे में पूछे तो वो प्रत्यक्ष अनुभव होगा। गणित के अध्ययन से एक बच्चे में किस गुण का विकास होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा ये आत्मविश्वास का भी विकास होता है, तार्किक सोच का और विश्लेषण सोच का। इन तीनों सोचों का विकास होता है गणित के अध्ययन से एक बच्चे में। गणित में किस विधि में हम प्रायः सूत्र तथा नियमों की सहायता लेते हैं? यहाँ पर देखिए वहाँ कौन सी विधि है जिसमें हम प्रायः सूत्र तथा नियमों की सहायता लेते हैं? तो वो है निगमन विधि। याद रखिएगा, निगमन विधि में हम प्रायः सूत्र तथा नियमों की सहायता लेते हैं। शून्य की खोज किसने की थी? मैं आपको बता चुका हूँ कि जो शून्य की खोज की थी वो आर्यभट्ट के द्वारा की गई थी। पाई का प्रतिपादन किसने किया था? यहाँ पर आप पहले देख सकते हैं कि पाई का मान कितना होता है। यदि पूछे एग्जाम में पाई का मान क्या है तो आप वहाँ पर आंसर लगा सकते हैं। 3.1416 ये पाई का मान होता है। अब बात करते हैं प्रश्न की, किसका प्रतिपादन किसने किया था? तो याद रखिएगा ये आर्यभट्ट प्रथम द्वारा पाई का प्रतिपादन किया गया था। दो अभाज्य संख्याओं का महत्तम समावर्तक क्या होगा? देखिए दो अभाज्य संख्या के बारे में पूछा गया है कि इनका महत्तम समावर्तक क्या होगा, तो याद रखिएगा क्या होगा? एक दो अभाज्य संख्याओं का महत्तम समावर्तक होगा, यानी कि HCF होगा। सबसे छोटी प्राकृत संख्या, इसके बारे में आपको बता चुका हूँ, 1 है सबसे छोटी प्राकृत संख्या, बाकी अभाज्य संख्या 2 है, भाज्य संख्या 4 है। इसके ऊपर दोस्तों एक प्रॉपर्ली वीडियो बना दिया है, यदि आपको देखना है तो हमारे चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। काफ़ी अच्छी तरीके से वहाँ पर आपको समझा दिया गया है कौन सी संख्या छोटी है, कौन सी बड़ी है, ये सभी आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल जाएगा। चलिए, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या के बारे में पूछे तो राइट आंसर हमारा 0 होगा। किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के मध्य कितनी परिमेय संख्या होती हैं? तो याद रखिएगा ये अनंत होती हैं। किस प्रकार होती परिमेय संख्या? जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम लिखें यहाँ पर -5/4 और 5/4, हम इन दोनों के बीच में दूरियां देखेंगे, इनके मध्य कितनी परिमेय संख्या होती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं -4/4, -3/4, -4/4, -2/4, -1/4, ऐसे चलती ही जाएगी। तो ये किस प्रकार की संख्या होगी? अनंत होगी। किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के मध्य अनंत परिमेय संख्या होती है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग होता है। यहाँ पर देखिए प्रथम 5 अभाज्य संख्या, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए प्रथम कौन सी है अभाज्य संख्या, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ 2 है। 2 से हम शुरुआत करेंगे जब तक 5 संख्या है वो समाप्त नहीं हो जाती। तो 2, 3, 5, 7 और 11 ये 5 अभाज्य संख्या होती हैं। इसमें किसी भी प्रकार का यानी कि दूसरी संख्या का भाग नहीं जाएगा, जिसमें जो 1 के अतिरिक्त और किसी भी प्राकृत संख्या से विभाजित ना हो उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। तो ये पांचों संख्या ही अभाज्य है। यदि हम इनको जोड़ेंगे तो कितना होगा? हमारा आंसर 28। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग 28 होगा। गणित विज्ञान है, काफ़ी सरल है। गणित विज्ञान गणनाओं का विज्ञान है। गणित जो है दोस्तों वो किसका विज्ञान है? गणनाओं का। चलिए, अंकगणित शिक्षण का उद्देश्य है। तो यहाँ पर जो अंकगणित शिक्षण का उद्देश्य होता है वो दैनिक जीवन के कार्यों के लिए होता है। अंकगणित शिक्षण का उद्देश्य
गणित की उन्नति व वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है, यहाँ किसने कहा था? काफ़ी इंपॉर्टेंट कथन है, आपको पता होना चाहिए। तो याद रखिएगा, ये नेपोलियन द्वारा कहा गया था कि गणित की उन्नति व वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है। उच्च कक्षाओं में गणित की कौन सी शिक्षण विधि होनी चाहिए? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। उच्च कक्षाओं में पूछा गया है कि गणित की कौन सी विधि होनी चाहिए, तो यहाँ विधि निगमन विधि होनी चाहिए उच्च कक्षाओं में गणित की। चलिए, गणित की सबसे प्राचीन शाखा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी सरल है, आप सभी को पता है कि गणित की सबसे प्राचीन शाखा अंक गणित है। गणित दिवस कब मनाया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि जो गणित दिवस है वो 22 दिसंबर को मनाया जाता है श्रीनिवास रामानुज के जन्मदिन पर। याद रखिएगा, 22 दिसंबर को किसका जन्मदिन आता है? श्रीनिवास रामानुज का जन्मदिन आता है, और इन्हीं के आधार पर गणित दिवस मनाया जाता है। कब? 22 दिसंबर को। स्कूली शिक्षा में गणित का मुख्य लक्ष्य होता है। यहाँ पर देखिए, स्कूली शिक्षा में आपको बताना है गणित का मुख्य उद्देश्य या फिर मुख्य लक्ष्य क्या होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, बच्चों के विचार प्रक्रिया का गणितीकरण करना ही स्कूली शिक्षा में गणित का मुख्य लक्ष्य होता है। गणित शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं वरन शक्ति प्रदान करना है। यहाँ कथन किसका है? तो यहाँ जो कथन है दोस्तों, ये डटन का है। याद रखिएगा, गणित शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं वरन शक्ति प्रदान करना है। यह कथन डटन के द्वारा कहा गया है। बहुत सारी गणित जानने के बजाय यह जानना अधिक उपयोगी है कि गणितीकरण कैसे किया जाए। यह जो कथन है ये किसने कहा? तो यहाँ पर यह कथन डेविड व्हीलर के द्वारा कहा गया कि बहुत सारी गणित जानने के बजाय यह जानना अधिक उपयोगी है कि गणितीकरण कैसे किया जाए। गणितीय ज्ञान का प्रमुख रूप से उपयोग किस विषय में होता है? यहाँ पर देखिए, जो गणितीय ज्ञान है इसका प्रमुख रूप से उपयोग किस विषय में होता है? तो ये विज्ञान विषय में होता है गणितीय ज्ञान का प्रमुख रूप से उपयोग। इकाई उपागम किस गणितज्ञ से संबंधित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा, जो इकाई उपागम है ये मोरिसन से संबंधित है। इकाई उपागम। जो छात्र गणित नहीं समझते हैं वह पाठशाला में प्रवेश नहीं पा सकते। यहाँ कथन किसका है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह कथन प्लेटो का है। जो छात्र गणित नहीं समझते हैं वह पाठशाला में प्रवेश नहीं पा सकते। यह कथन प्लेटो के द्वारा कहा गया है। गणित शिक्षण विधि के किस विधि द्वारा कमजोर छात्रों को ज़्यादा लाभ मिलता है? वह कौन सी विधि है गणित शिक्षण की जिसके द्वारा कमजोर छात्रों को ज़्यादा लाभ मिलता है? तो वह विधि है संश्लेषण विधि। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट विधि है ये। गणित शिक्षण विधि के संश्लेषण विधि द्वारा कमजोर छात्रों को ज़्यादा लाभ मिलता है। गणित शिक्षण की कौन सी विधि तार्किक प्रतिपादन की विधि? यहाँ पर देखिए, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। गणित शिक्षण की वहाँ कौन सी विधि है जो तार्किक प्रतिपादन की विधि है? तो वहाँ विधि संश्लेषण विधि है। याद रखिएगा, गणित शिक्षण की जो संश्लेषण विधि है वो तार्किक प्रतिपादन की विधि है। किस विधि द्वारा अर्जित ज्ञान स्थायी होता है? यहाँ पर आपको बताना है वो कौन सी विधि है जिसके द्वारा जो अर्जित ज्ञान होता है वो स्थायी होता है। तो वह विधि विश्लेषण विधि है। इसके द्वारा जो अर्जित ज्ञान होगा वो स्थायी होगा। किस विधि द्वारा प्राप्त गणित शिक्षण छात्रों में आत्मविश्वास एवं आत्मा की भावना उत्पन्न करती है? यहाँ पर आपको बताना है वो कौन सी विधि है। तो यहाँ पर वो आगमन विधि है। आगमन विधि के द्वारा प्राप्त गणित शिक्षण छात्रों में आत्मविश्वास एवं आत्मा की भावना उत्पन्न करती है। यह किसका कथन है कि शिक्षक शिक्षण उपकरणों के माध्यम से शिक्षण को स्थायी और रोचक बना देता है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ये मेकन तथा रायबस का कथन है कि शिक्षक शिक्षण उपकरणों के माध्यम से शिक्षण को स्थायी और रोचक बना देता है। गणित विज्ञान की रानी है, यहाँ किसने कहा? काफ़ी इंपॉर्टेंट और सरल है, आप सभी को पता होगा कि कार्ल फ्रेडरिक गास का कथन है कि गणित विज्ञान की रानी है।
उपलब्धि परीक्षण नैदानिक परीक्षण में अंतर। यहाँ पर देखिए उपलब्धि परीक्षण और नैदानिक परीक्षण में आपको अंतर बताना है क्या होगा, तो इन दोनों में उद्देश्यों का अंतर होता है। याद रखिएगा उपलब्धि परीक्षण और नैदानिक परीक्षण में उद्देश्यों का अंतर है, तो यहाँ पर उद्देश्य हमारा राइट आंसर होगा। समषट्भुज में विकर्ण की संख्या होती, यहाँ पर देखिए जो समषट्भुज होता है इसमें विकर्ण की संख्या कितनी होती है इसके बारे में आपको बताना है, तो याद रखिएगा हमेशा 9 होती है। समषट्भुज में विकर्ण की संख्या 9 होती है। गणित को विज्ञान का नौकर माना है, काफी इंपॉर्टेंट है। किसके द्वारा माना है गणित को विज्ञान का नौकर, तो ये माना है बेल ने। याद रखिएगा गणित को विज्ञान का नौकर बेल के द्वारा माना गया है। गणित ऐसी भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत को समाहित कर लिया है, यहाँ किसने कहा, तो याद रखिएगा ये गैलीलियो ने कहा था कि गणित ऐसी भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत को समाहित कर लिया है। यहाँ किसका कथन है या फिर किसने कहा, गैलीलियो द्वारा कहा गया। किसके अनुसार गणित सभ्यता का दर्पण है, काफी सरल और काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया कथन है, तो यहाँ हॉगबेन द्वारा कहा गया है या फिर इनके अनुसार गणित सभ्यता का दर्पण है। विद्यालयों में गणित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय पाठचर्या 2005 के अनुसार क्या होना चाहिए। यहाँ पर देखिए राष्ट्रीय पाठचर्या 2005 के अनुसार आपको उद्देश्य बताना है। मुख्य उद्देश्य विद्यालय में गणित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होगा, तो राइट आंसर होगा बच्चों में चिंतन प्रक्रिया का गणितीकरण करना। ये मुख्य उद्देश्य है राष्ट्रीय पाठचर्या 2005 का, विद्यालयों में गणित शिक्षा का। याद रखिएगा काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्राथमिक कक्षाओं के लिए गणित शिक्षण की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी। यहाँ पर देखिए प्राथमिक कक्षाओं में पूछा गया है कि गणित शिक्षण की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी होगी, तो ये है खेल मनोरंजन विधि। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि प्राथमिक कक्षाओं के लिए गणित शिक्षण की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी होगी, तो वो खेल मनोरंजन विधि होगी। कौन सी विधि में छात्र के बजाय शिक्षण का केंद्र बिंदु अध्यापक होता है। आपने अधिकतर देखा होगा जो केंद्र बिंदु होता है शिक्षण का वो हमेशा छात्र होता है, लेकिन वो कौन सी विधि है जिसमें छात्र के बजाय शिक्षण का केंद्र बिंदु अध्यापक होता है, तो वो है व्याख्यान विधि। याद रखिएगा व्याख्यान विधि में छात्र के बजाय शिक्षण का जो केंद्र बिंदु होगा वो अध्यापक होगा, यानी कि अध्यापक होता है। किसमें, व्याख्यान विधि में। नवीन प्रश्न को हल करने की सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है। यहाँ पर देखिए प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। नवीन प्रश्न को हल करने की सर्वश्रेष्ठ विधि के बारे में पूछा गया है, तो राइट आंसर होगा हमारा आगमन विधि। याद रखिएगा काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नवीन प्रश्न को हल करने की सर्वश्रेष्ठ विधि आगमन विधि मानी जाती है। ज्यामिति की समस्या को हल करने की सर्वोत्तम विधि। यहाँ पर देखिए ज्यामिति की समस्या को हल करने की सर्वोत्तम विधि के बारे में पूछा गया है, तो राइट आंसर होगा विश्लेषण विधि। याद रखिएगा ज्यामिति की समस्या को हल करने की जो सर्वोत्तम विधि होगी वो विश्लेषण विधि होगी। गणित शिक्षण के लिए खेल विधि का सबसे अच्छा उपयोग किसने किया। यहाँ पर देखिए प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। गणित शिक्षण के लिए खेल विधि का सबसे अच्छा उपयोग किसने किया, तो ये किया था हेनरी कार्डवेल कुक द्वारा किया गया था। गणित शिक्षण के लिए खेल विधि का सबसे अच्छा उपयोग। पाई कैसी संख्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया पाई का मान भी बता चुका हूँ, पाई के प्रतिपादक के बारे में बता चुका हूँ। अब पूछा गया है पाई कैसी संख्या है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। गणित की प्रकृति कैसी होती हैं, तो आप सभी को पता है जो गणित की प्रकृति होती हैं वो तार्किक होती हैं। चलिए अगला प्रश्न है ज्यामिति का संबंध किस क्षेत्र से है, तो याद रखिएगा जो ज्यामिति का संबंध होता है वो मापन क्षेत्र से होता है। ह्यूरिस्को का शाब्दिक अर्थ, यहाँ पर देखिए ह्यूरिस्को शब्द का आपको शाब्दिक अर्थ बताना है, क्या होगा, तो राइट आंसर होगा खोज करना। जो ह्यूरिस्को का शाब्दिक अर्थ होता है वो खोज करना होता है। ह्यूरिस्टिक विधि की खोज किसने की थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी सरल है। जहाँ तक मुझे लगता है आप सभी को इसका आंसर पता होगा कि जो ह्यूरिस्टिक विधि है इसकी खोज आर्मस्ट्रांग के द्वारा की गई थी।
गणित विषय की पाठ्य पुस्तक किस विधि पर आधारित होकर लिखी जाती है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। गणित विषय की पाठ्य पुस्तक किस विधि पर आधारित होकर लिखी जाती है? तो ये संश्लेषण विधि पर आधारित होकर लिखी जाती है गणित विषय की पाठ्य पुस्तक। तो यहाँ पर अंतिम प्रश्न की बात करेंगे हम कि रेखागणित को किसने व्यवस्थित रूप प्रदान किया है? तो ये किया है ब्रह्मगुप्त ने। याद रखिएगा, जो रेखागणित को व्यवस्थित रूप प्रदान किया है वो ब्रह्मगुप्त द्वारा किया गया है। तो यहीं पर हमारे जो 70 प्रश्न थे वो यहीं पर समाप्त होते हैं। मैंने आपको बताया था कि एक प्रश्न आपसे लास्ट में पूछूंगा, तो आपको कमेंट्स के माध्यम से इसका आंसर बताना है कि रेखागणित के लिए उपयुक्त विधि कौन सी होगी। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, रेखागणित के लिए उपयुक्त विधि कौन सी होगी, इसका आंसर आपको कमेंट्स के माध्यम से देना है। वहीं पर मैं इसका राइट आंसर बताऊंगा कि आपने सही आंसर दिया है या फिर गलत। तो कमेंट्स के माध्यम से इसका आंसर बताइएगा। तो यहीं पर आज के जो 70 प्रश्न हैं वो यहीं पर समाप्त होते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो जल्दी ही दोस्तों एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।